नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या योगी सरकार में एक मंत्री को केवल इसलिए काम नहीं मिल पा रहा क्योंकि वे दलित हैं? उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने खुद ही यह सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ केवल इसलिए भेदभाव किया जाता है क्योंकि वे दलित समाज से आते हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा भी गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया। राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। एक अन्य मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज बताए जा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आई हैं और शिकायत करने वाले भी सरकार के मंत्री ही हैं। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने की बात करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाया है। मंत्रियों की नाराजगी के पीछे यह भी एक कारण बताया जा रहा है। पहले बात कर लेते हैं दिनेश खटीक की, जिन्होंने अपने पत्र में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलचस्प बात यह कि दिनेश खटीक ने अपना ये जो पत्र है, इस्तीफा है, तथाकथित इस्तीफा, ये गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है, ना कि मुख्यमंत्री को या फिर राज्यपाल को। तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो है विवाद चला है और दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा, तथाकथित इस्तीफा अमित शाह को भेजा और 2 पेज की चिट्ठी भी ये इस्तीफे के रूप में भेजी गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, यह कहा गया कि दलित होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये भी कह रहे हैं कि चूंकि वो जूनियर मिनिस्टर हैं, इसलिए जल शक्ति विभाग की बैठक की जानकारी उन तक नहीं पहुंचाई जाती है, ना ही योजनाओं के बारे में उन्हें बताया जाता है, ना ही उनके निर्देश पर कोई कार्रवाई की जाती है या कार्रवाई की जानकारी दी जाती है। उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया अपने ही मंत्रालय पर कि जल शक्ति विभाग में पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग किए जा रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर आरोप है। और दूसरा गंभीर आरोप उन्होंने ये लगाया है, नमामि गंगे योजना और साथ ही हर घर जल योजना, इन दोनों ही महत्वपूर्ण योजनाओं में नियमों की अनदेखी की जा रही है। यह भी आरोप दिनेश खटीक ने लगाया है। फिर उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मंत्री के तौर पर उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से उनकी अनदेखी की जा रही है, इससे दलित समाज आहत है और आहत होकर मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन ये इस्तीफा उन्होंने बजाय मुख्यमंत्री या राज्यपाल को भेजने के गृह मंत्री अमित शाह को दिया है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कुछ अन्य मंत्री भी नाराज हैं, जिनमें नाम आ रहा है जितिन प्रसाद का। वो क्यों नाराज है, वो कारण समझ लेते हैं कि उनके ओएसडी अनिल पांडे को हटा दिया गया। इसलिए हटाया गया क्योंकि ओएसडी पर ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और ऐसा बताया जाता है कि इन आरोपों के चलते जितिन प्रसाद दुखी हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी और साथ ही जो उनका अपना मंत्रालय है पीडब्ल्यूडी का, उसमें तबादलों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की शिकायतें आई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उसको लेकर के एक कमेटी भी बनाई थी और ये तमाम अनियमितताओं की शिकायतों की जांच के बाद ही ओएसडी को हटाने का फैसला किया गया था। दिनेश खटीक क्यों नाराज है, उनका पत्र तो हमने आपको बताया, लेकिन उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि अपने विभाग में उनको कामकाज नहीं मिलता, उनके आदेश को अफसर अनसुना कर देते हैं, अनुसूचित जाति होने के कारण अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं, योजनाओं के बारे में उनको सूचना नहीं दी जाती है। ये भी उन्होंने अपना एक कारण बताया है। इस बीच दिल्ली में हमने बीजेपी सूत्रों से इस पूरे विवाद पर बातचीत की तो सूत्रों ने इस पर जो असंतोष है, अधिक बातचीत करने से या कुछ कहने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि नाराज मंत्रियों का दिल्ली में किसी भी केंद्रीय नेता से मिलने का कार्यक्रम नहीं। जो खबरें चल रही थी कि अमित शाह से और जेपी नड्डा से मिलेंगे, ये गलत है। ऐसा कुछ कार्यक्रम उनका नहीं है। ये मामला प्रदेश स्तर पर ही सुलझाया जाएगा, ये बीजेपी सूत्रों ने कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि दिनेश खटीक का इस्तीफा केवल नाराजगी व्यक्त करने का तरीका है, क्योंकि अगर वो गंभीर होते इस्तीफा देने के बारे में तो मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को अपना इस्तीफा देते, ना कि गृह मंत्री अमित शाह को देते, और या फिर अपनी बात जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष उन तक पहुंचाते। और यह भी उम्मीद जताई है बीजेपी सूत्रों की ओर से कि उम्मीद है कि ये विवाद जल्द ही राज्य के स्तर पर हल कर लिया जाएगा। और जितिन प्रसाद ने क्या कहा है इस पूरे विवाद पर, यह सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी है वहां कार्रवाई होगी और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा अगर गड़बड़ियां हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं।
इस पूरे विवाद पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में कि यूपी में हर अधिकारी को, कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रीगणों के साथ जनप्रतिनिधियों की भी बातें सुनी जाएं, ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है और उनका समाधान भी करें। कार्यकर्ताओं को सम्मान दें, जनता की ईमानदारी से सेवा करें, वरना कार्रवाई होगी। ये चेतावनी केशव प्रसाद मौर्य ने दी है सारे अधिकारियों को, अफसरों को, जिनके ऊपर मंत्री विधायक ये आरोप लगाते हैं कि वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए ये केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अखिलेश यादव, जिन्होंने कि ट्वीट करके हमला किया है योगी सरकार पर, उनको भी जवाब दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने। कहा है कि श्री अखिलेश यादव जी साजिश की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। तो ये जो मौर्य का ट्वीट है इस मायने में महत्वपूर्ण है कि अफसरों को निर्देश दिया गया है कि कार्यकर्ताओं की बात सुने और प्रोटोकॉल का पालन करें। यानी जो मंत्रियों की शिकायत है कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते, इसको लेकर के सीधे सीधे दो टूक शब्दों में केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दे दिया है। हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ आशुतोष जी हैं और साथ ही हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले आशुतोष जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने पूरा घटनाक्रम सुबह से देखा होगा, किस तरह से दो मंत्रियों की नाराजगी आई। जो इस्तीफा था उन्होंने अमित शाह को भेज दिया और अभी हमने केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि अफसरों को बात माननी चाहिए, प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। तो ये ट्वीट ये इशारा कर रहा है आशुतोष जी की कहीं ना कहीं समस्या है और गंभीर समस्या है। देखिए अखिलेश, समस्या जो है वो जिस तरीके का मॉडल आज की तारीख में तमाम राज्यों के अंतर्गत है, वो मॉडल है बहुत ही सेंट्रलाइज्ड मॉडल, केंद्रीकृत मॉडल है। केंद्रीकृत मॉडल का मतलब यह होता है कि मुख्यमंत्री ही है और उसके अलावा बाकी मंत्रियों का कोई मतलब है ही नहीं। और यह बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं है, बल्कि आप अगर सारे राज्यों के देखेंगे तो ज्यादातर राज्यों के अंदर यही मॉडल होता है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि अधिकारी किसी मंत्री की बात नहीं सुनते हैं। अधिकारी मंत्री की बात तब नहीं सुनते हैं जब उनको इस बात का अंदाजा होता है कि मंत्री की कोई हैसियत नहीं है और उनको रिपोर्ट दरअसल मंत्री को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को करना होता है। तो अगर उत्तर प्रदेश के दो मंत्री अगर वो नाराज बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो अपना इस्तीफा जो है वहां के मुख्यमंत्री को भी दे सकते थे, राज्यपाल को भी दे सकते थे, वहां के जो पार्टी प्रेसिडेंट उनको भी दे सकते थे। लेकिन अगर खट्टिक साहब अपना इस्तीफा अगर अमित शाह के पास भेजते हैं तो मतलब साफ है उनको अपनी समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं खोज रहे हैं। और जितिन प्रसाद की नाराजगी को मैं ज्यादा महत्व इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि जितिन प्रसाद का जो विभाग है उसमें गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और न केवल गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं बल्कि विभागीय कार्रवाई भी उनके खिलाफ हो गई है। ज्यादा चिंता की बात ये जो खट्टिक साहब है इनके इस्तीफे को लेकर होनी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो गैर जाटव दलित वोटर है उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। और खट्टिक वोटर उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ और इलाहाबाद जैसे इलाकों में काफी प्रभावशाली स्थिति में है। तो अगर ये वोटर जिनको बीजेपी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप देखें 2012 में जो नॉन जाटो वोटर था वो 11% बीजेपी के साथ था, लेकिन 2022 में 41% बढ़ गया। ये अगर इसमें अगर जरा सी भी सेंध लगती है तो बीजेपी के लिए थोड़ी बिल्कुल ये चिंता की बात होगी आशुतोष जी बीजेपी के लिए। और शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु जी ने जो है किताब भी लिखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर। शांतनु जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री योगी कहते हैं, जो उनकी वर्किंग स्टाइल है, क्या ये भी एक कारण है इस नाराजगी के पीछे? क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ट्रांसफर पोस्टिंग की, और मुख्यमंत्री ने अपने से आगे रह करके 3 IAS ऑफिसर्स की कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई जिसमें कि जितिन प्रसाद के जो OSD थे उनको वापस सेंट्रल गवर्नमेंट में भेज दिया गया। अखिलेश जी, मेरे ख्याल से जो टॉप हेडलाइन इससे बनती है यही है कि योगी आदित्यनाथ चाहे वो अपनी सरकार में हो चाहे CMO में हो, करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस उन्होंने पिछले 5 साल में दिखाई है और योगी 2.0 में वो ही करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 तरीके हो सकते हैं काम करने के कि अगर मैं अपनी सरकार में करप्शन देखता हूं तो उसको कालीन के नीचे छुपा दूं, उसकी न्यूज ना बनने दूं। दूसरी तरीका हो सकता है नहीं, मैं अपनी एक कमेटी बनाऊंगा, चाहे वो मंत्री का OSD हो, चाहे वो CMO में OSD हो, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, अगर वो करप्ट है तो वो बाहर जाएगा। और हम जो बात कर रहे हैं कि 2 मंत्री नाराज है, मेरे ख्याल से आपने खुद अभी जितिन प्रसाद की बाइट चलाई, उन्होंने खुद कहा कि, तो मुझे लगता नहीं वो नाराज है, तो वो र्यूमर है जो उड़ के आती है चैनलों, तो हम उस पर डिबेट कर देते हैं। मेरे ख्याल से एक मंत्री का किस्सा है जो दिनेश खटीक जी हैं। देखिए हाँ, वर्किंग स्टाइल अलग अलग होता है, लेकिन ये कहना क्योंकि मैं दलित हूं मुझे नहीं लगता, क्योंकि 9 दलित मंत्री हैं, 20 OBC मंत्री हैं, बल्कि दिनेश खटीक जी के जो सीनियर मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, वो खुद कुर्मी समाज OBC से आते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, वो पार्टी के साथ लगे हुए हैं।
मैं दिनेश खटीक जी का खुद का ट्विटर फेसबुक प्रोफाइल देख रहा था, वो कल शाम तक भी मंत्रालय के बारे में, देश के बारे में ट्वीट कर रहे थे। कुछ असमंजस्य की बात हुई होगी, कोई समन्वय नहीं बना होगा, मुझे लगता है पार्टी इसको निकाल लेगी और तभी शायद वो सीरियस भी नहीं है अपने रेजिग्नेशन को। शांतनु जी, जिस तरह से दिनेश खटीक जी ने यह बात की कि उन्हें दलित होने के कारण भेदभाव किया जा रहा है, ये तो बीजेपी के लिए वाकई बहुत बड़ी चिंता की बात होगी कि इस तरह का आरोप एक मंत्री लगा रहा है, वो भी सार्वजनिक रूप से। नहीं, अगर ऐसा है तो बिल्कुल चिंता की बात है, और उन्होंने ये आरोप किसी बीजेपी के नेता पे नहीं लगाया, ये उन्होंने वहां के ब्यूरोक्रेट पे लगाया। तो हाँ, ये अगर ऐसा हुआ है उनके साथ, तो बिल्कुल जो ब्यूरोक्रेट होंगे, जो उनके इमीडिएट डिपार्टमेंट में होंगे, उन पे मुझे लगता है पूरी कार्रवाई होगी। और योगी आदित्यनाथ ने ऐसा करा भी, आपने खुद देखा है, उन्होंने जब पीडब्ल्यूडी में ओएसडी से लेकर चीफ इंजीनियर सबको हटाया गया और कमेटी बनी है, और ऐसी कोई चीज होगी। लेकिन मैं उसी बात को फिर दोहराऊंगा कि उनके जो सीनियर नेता है स्वतंत्र देव सिंह जी, वो भी एक कुर्मी समाज से आते हैं, तो क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ है? तो मेरे ख्याल से जांच के बाद ही पता लगेगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन वो खुद भी सीरियस नहीं है इस रेजोल्यूशन के बारे में, तभी उन्होंने प्रोसीजर भी नहीं फॉलो करा, क्योंकि अमित शाह जी ना उनका रेजोल्यूशन रिजेक्ट कर सकते हैं ना एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सीएम या राज्यपाल ही कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल से अपनी नाराजगी जताने के लिए किया है। आशुतोष जी, आपको लाना चाहूंगा, जिस तरह से दिल्ली दरबार में फरियाद करने की बात हुई और दिनेश खटीक का जो पत्र है वो भी गृह मंत्री अमित शाह को गया, ना कि बीजेपी अध्यक्ष को, ना कि मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को। दूसरी तरफ जितेंद्र प्रसाद आए, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वो केंद्रीय नेताओं से नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी सूत्रों ने भी इनकार किया कि इनकी मुलाकात या ना अमित शाह से ना नड्डा से हो रही है। तो ऐसे में जो दिल्ली की तरफ वो देख रहे हैं, अगर यूपी का झगड़ा है तो यूपी में सुलझा, लेकिन उसके बजाय जिस तरह से दिल्ली की ओर देखा जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वो योगी आदित्यनाथ के कामकाज से खुश नहीं है? क्या उनकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री से है? देखिए, अगर उनको उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इंसाफ की उम्मीद होती तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो इंचार्ज हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, उनको अपना इस्तीफा भेजते। लेकिन जाहिर सी बात है उनको उत्तर प्रदेश के अंदर इंसाफ नहीं मिलता, मिलने की उम्मीद है। तो एक तरीके से उनकी जो चिट्ठी है वो योगी मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रदेश के दो अध्यक्ष उनके प्रति नो कॉन्फिडेंस है उनका, क्योंकि उनको लगता है कि अमित शाह अगर इसमें दखलंदाजी देंगे तो उनका निवारण हो सकता है। उनकी चिट्ठी दो कारणों से बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में जो आरोप लगाए हैं दलित होने की वजह से भेदभाव का, अगर कानून चाहे तो उन अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है और वो जेल भी जा सकते हैं। दूसरा सवाल जो उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब यह है कि वहां की सरकार में भ्रष्टाचार है और यह बात वहां के मंत्री महोदय खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि चूंकि यह मंत्रालय खुद स्वतंत्र देव सिंह का मंत्रालय है, तो अगर उन्होंने कहा कि मंत्री होने का मतलब सिर्फ गाड़ी दे देना है, तो इसका मतलब यह कि वो अपने जो स्वतंत्र देव सिंह जो सीनियर लीडर है उनके ऊपर भी उनका अविश्वास है। और उन्होंने इनडायरेक्टली यह बात कही है कि दरअसल उनके रहते हुए मुझे पूरी तरीके से रिडंडेंट बना दिया गया है। इसलिए मैंने कहा कि उनकी चिट्ठी अपने आप में एक आई ओपनर है। मैं मानता हूं कि अगर उनका इस्तीफा देने का मन होता तो जाहिर सी बात मुख्यमंत्री को चिट्ठी देते, इस्तीफा देते, लेकिन चूंकि वो अमित शाह को अपनी नाराजगी जताना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को खटीक वोटरों का खतरा जरूर होगा, इसलिए उस चिट्ठी को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। शांतनु जी से जवाब ले लेते हैं। शांतनु जी, एक बड़ी बात जो इशारा कर रही है, इस पर की चर्चा होनी बहुत जरूरी है। आपने जीरो टॉलरेंस की बात की कि मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रहता है, लेकिन ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ये ब्रजेश पाठक की चिट्ठी के बाद ही शुरू हुए। उसके बाद जिस तरह से दूसरे मंत्री दिनेश खटीक अपने पत्र में आरोप लगा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है, नमामि गंगे का उन्होंने नाम लिया, हर घर जल योजना में भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही, तो ये तो गंभीर सवाल खड़ा करता है कि वाकई क्या यूपी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार मुक्त है? देखिए, पिछले 5 साल की सरकार हमने देखी है वो कैसे चली है, और लोगों ने बड़े मतदान के साथ उसका अनुमोदन भी किया है 2-2.5 महीने पहले, तो वो एक बात है। लेकिन जैसा आशुतोष जी ने भी कहा, बिल्कुल ठीक है कि जो चिट्ठी में लिखा है उसमें अगर कुछ भी तथ्य है, एक बात है कि शायद उन्होंने कहना कुछ चाहते थे, चिट्ठी में लिखा कुछ, अगर ऐसा है तो अलग बात है। लेकिन अगर उन्होंने चिट्ठी में लिखा है जो तथ्य है, तो उसमें मेरे ख्याल से भाजपा जिस तरह की पार्टी हमने देखी है, वो अपने लोगों से मिलती है, अपने लोगों को दरकिनार नहीं करती है, और वो सुनवाई होगी उनकी। लेकिन हाँ, शायद दिनेश खटीक जी को लगा कि उनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है, तो बीजेपी की लोकल इकाई को भी देखना चाहिए कि उनको अमित शाह के पास क्यों जाना पड़ा, उनकी फरियाद यूपी में क्यों नहीं सुनी गई। जी, संक्षेप में आशुतोष जी, सिर्फ मेरे पास 1 मिनट का समय बचा है, क्या आपके हिसाब से ये सारी चीजें एक छोटे मंत्रिमंडल फेरबदल की ओर जा रही हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं ना, देखिए, अगर आप योगी आदित्यनाथ का स्वभाव देखेंगे तो बिल्कुल वो इस तरीके के दबाव में ना तो आने वाले हैं, ना इस दबाव की, क्योंकि अगर वो इस दबाव में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कमजोर मुख्यमंत्री साबित होंगे। और कोई भी मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जितना मैं जानता हूं, वो एक मजबूत मुख्यमंत्री है, पावरफुल मिनिस्टर है और उनकी बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी है।
और इस तरीके के दबाव से अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होने लगेगा, फिर तो न तो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चल सकती है, ना कुछ हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई निवारण कोई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या उसमें कोई फेरबदल होगा। हां, अगर केंद्रीय नेतृत्व अगर कोई दबाव डालता है तो बात बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जी और शांतनु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए। हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। अमृतसर के पास एक गांव में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 2 मेन शूटर एनकाउंटर में मारे गए हैं। इनके नाम है गैंगस्टर मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा। इनके पास से AK-47, विदेशी पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस और मैगजीन बरामद हुए। अमृतसर में पाकिस्तानी सीमा के पास ये दोनों शूटर एक गांव में छुपे हुए थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा पाकिस्तान भागने की फिराक में हैं और अमृतसर जिले में भारत पाक सीमा के पास ठहरे हुए हैं। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने 2 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। पुलिस को पिछले 52 दिनों से इन दोनों शूटर्स की तलाश थी। आरोप है कि मनप्रीत मन्नू ने ही मूसेवाला पर AK-47 से फायरिंग की थी। मूसेवाला मर्डर में शामिल 8 शार्प शूटरों में से 3 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पकड़ चुकी है। आज 2 शूटर मारे गए, एक शूटर अब भी फरार है। हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।